हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप? तो वही उम्मीद है मैं सही तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपको स्वागत है कि बाबा क्लास में और इस आप ही के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीट। और देखिए अभी क्या है कि जो एग्जाम का अब जो टाइम बच रहा है ना, वो लगभग 2 या 1.5 महीने बच रहे हैं। ठीक है। तो उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो कि बायोलॉजी की जो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाइज पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो कि इकोलॉजी हो गए, हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर हो गया, इसमें इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में थोड़ा सा हमको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो वो पहले चैनल पर मैंने अपलोड कर रखे हैं सारे वीडियो इम्यून सिस्टम वाले। उसके अलावा जैसे कि ये डिजीज वाला पोर्शन हो गया इस चैप्टर में, ड्रग एल्कोहल वाला जो पोर्शन हो गया, प्लांट डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया। ठीक है। इवोल्यूशन या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और वो फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर, ये ऐसे चैप्टर जहाँ पर से जनरली क्वेश्चन जनरली जनरली मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यहीं से पूछे जाएंगे। जनरली मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाने की कोशिश की जाए। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले उनके लिए लेक्चर हिंदी में अपलोड होंगे, पीडीएफ भी एनसीईआरटी की हिंदी में रहेगी। और जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए लेक्चर इंग्लिश में अपलोड होंगे और पीडीएफ वो इंग्लिश से आप उनको पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग 8वें नंबर का चैप्टर है हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए। और इसमें हमने इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर, तो इम्यून सिस्टम वाला पोर्शन तो पहले ही खत्म कर लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है ना। ये ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया है कैसे क्या है ये। ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होती है वगैरह वगैरह सब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से हमारा डिजीज वाला पोर्शन चालू होता है। ठीक है। कि डिजीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको इस जो ये पे जो आपको सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको एक सिंप्लीफाइड चार्ट की फॉर्म से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिजीज के टाइप कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, डिजीज के टाइप कौन कौन से होते हैं। फोन को तो साइलेंट कर देता हूँ, फोन साइलेंट हो जाता है, तेरा कोई काम नहीं है इसमें। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि जो डिजीज है, डिजीज जो है या जो रोग होते हैं, रोग को डिजीज बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में। एक तो होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज, मतलब जो जन्मजात होगी या जो जेनेटिक डिजीज होती है, मतलब जो डीएनए में या क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से होने वाली जो डिजीज है ना, उनको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज। जैसे कि लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, या डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे। और लेकिन ये यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले नाम जो भी मैंने आपको नाम लिया ना, वो जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है ना, जेनेटिक्स प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, आनुवांशिकी 5वें नंबर का जो चैप्टर है 12th क्लास का, बायो में, फिजिक्स में नहीं है, बायो में। तो उसमें आपको ये कॉन्जेनाइटल डिजीज पढ़नी होती है। इस चैप्टर में हमको कौन सी पढ़नी होती है? एक्वायर्ड डिजीज, मतलब जो जन्म लेने के बाद में आपको होती है वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड डिजीज होती है। जैसे कि मान लो कि मलेरिया, तो जब बच्चा पैदा होता है ऐसे थोड़ी कि उसको पैदा वो ऑलरेडी उसको मलेरिया होकर के आता है, जुकाम उसको ऑलरेडी होकर के आती है, नहीं ना। तो वो बाद में जब वो जन्म ले लेगा, तब जो हमारे एटमोस्फेयर में, वातावरण में जो भी जितने भी माइक्रोब्स है, वो उसके कॉन्टेक्ट में आने से जो डिजीज होगी, मतलब जो जन्म लेने के बाद में होगी, वो होगी कौन सी? एक्वायर्ड, मतलब उपार्जित, हिंदी में बोलेंगे उपार्जित। ठीक है। उपार्जित डिजीज होगी। अब ये जो उपार्जित है, ये भी 2 टाइप की होती है। एक तो नाम सुना होगा आपने संक्रामक, एक होती है असंक्रामक। नॉन सॉरी इन्फेक्शियस को बोलेंगे संक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस को बोलेंगे असंक्रामक। तो पहले देखिए आप, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। जैसे कि मान लो जुकाम है, सामान्य जुकाम है। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी जुकाम हो रखा है,
कॉमन कोल्ड हो रखा है, आप जब उसके पास बैठोगे तो जब वो छींकेगा तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो आपके कांटेक्ट में आ सकती है, आपके अंदर जा सकती है, तो आपको भी जुकाम हो सकता है ना। तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गई कि नहीं। तो कांटेक्ट में आने से जो फैल रही है वो कौन सी इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल या हिंदी में बोले तो संक्रामक बीमारियां। ठीक है, संक्रामक बीमारियां हमारे एनसीईआरटी में देखिए अलग अलग दे रखी है। एक तो वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, दूसरी बैक्टीरिया से होने वाली, तीसरी प्रोटोजोआ से होने वाली, चौथी फंगस से होने वाली, पांचवी हेलमिंथिस से होने वाली। और ये डिजीज जो आपके सामने दे रखी है वही हमको पढ़नी है। वायरस से होने वाली कॉमन कोल्ड है, बैक्टीरिया से होने वाली टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री। ये एनसी जो एनसीईआरटी में वही सिर्फ मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको वही दिखा रहा हूँ आपको। प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया है, अमीबासिस है, फंगस से होने वाली रिंग वर्म हो गई, और हेलमिंथिस से होने वाली एस्केरिचिया बुचेरियस, या बुचेरियस का दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, मतलब हाथी पांव रोग जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, सारी की सारी कौन सी है, इन्फेक्शियस, जो आप अगर किसी को हो रखी है तो अगर आप कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी वो हो सकती है। दूसरी असंक्रामक या नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे एग्जांपल कैंसर। ऐसा पर्सन जिसको कैंसर हो रखा है, आप उसके पास जाकर के बैठोगे तो ऐसे थोड़ी कि आपको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जो एक पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलेगी वो कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्लासिफाई करके एक नोट्स के थ्रू आपके लिए नोट्स बना करके आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझा दिया। अब एनसीईआरटी अपने दिल की बात क्या कहती है, क्योंकि आखिरकार जाना तो वहीं पर है हमको, वहीं पर मतलब एनसीईआरटी पर, हमको एनसीईआरटी पर जाना है। आखिरकार कहीं भी घूम लो आप, लेकिन आखिरकार आपको जाना तो वहीं एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी क्या कहती है, जब शरीर के एक या अधिक, देखिए वही एनसीईआरटी क्या कहती है, जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रकार मतलब फिजियोलॉजी या जो ऑर्गन हमारे काम कर रहे हैं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए जब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इफेक्ट होगी तो हमारे अलग अलग उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं कि नहीं नजर आने लगते हैं। जैसे कि मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा है तो उसको क्या होगा, जुकाम आ जाएगा, सर दर्द होने लगेगा, गले में खराश होने लगेगी। तो ये उसके लक्षण ही तो है एक तरह से। हम कहते हैं कि वह व्यक्ति हम स्वस्थ नहीं है, तब हमको कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर तो हम बोलेंगे क्या कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या हमको रोग हो गया है। रोगों को किस किस में बांटा गया, संक्रामक और असंक्रामक। वही बात है जो मैंने आपको बताई, संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है, और असंक्रामक कौन सी होगी, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होगी। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए, बिल्कुल हुए। कुछ संक्रामक रोग जैसा कि एड्स घातक होते हैं, आपने नाम सुना होगा ना, HIV एड्स। HIV तो कौन है जो इसको फैलाता है, वायरस का नाम है HIV। एड्स क्या है, डिजीज का नाम है। तो ये क्या होता है कि मतलब मोस्ट कॉमन जो एड्स है वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलने वाली बीमारी है, तो ये भी एक तरह से संक्रामक डिजीज होता है। संक्रामक रोगों सॉरी असंक्रामक रोगों में मृत्यु, कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। आपको पता हो ना कि कुछ कुछ टाइप के ऐसे कैंसर जिनका भी इलाज पॉसिबल नहीं है, लास्ट स्टेज में जाकर। और इस चैप्टर के आखिर में हमको नशीले पदार्थ जैसे ड्रग, एल्कोहल और उनके जो कुप्रयोग होते हैं वो भी हमको इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ने हैं। ठीक है जी साहब, पढ़ लेंगे, तो आपको पढ़ाने के लिए तो आया हूँ मैं। तो मानव में सामान्य रोग, मानव में होने वाले सामान्य रोग, अनेकानेक जीव, जिसमें जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया मतलब वायरस, फंजाई हो गई, प्रोटोजोआ हो गया, कर्मी हेलमिंथीज, मतलब हेलमिंथीज कर्मी किन को बोलेंगे। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, या नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें दो फाइलम आते हैं, एक तो एस का हेलमिंथीज और एक प्लेटी हेलमिंथीज मतलब कीड़े। इन दोनों फाइलम में किनको शामिल किया गया है, कीड़ों को। एस के हेलमिंथीज में जो गोलाकार कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में जो कीड़े कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो मान लो कि ये जो पेन आपको दिख रहा है, ये पेन कैसा है, ये गोल है, राउंड है। तो ऐसे जो कीड़े होंगे उनको बोलेंगे एस्केलमंथीज। और जो ऐसे आपको फ्लैट नजर आएंगे, ये पेन का जो बॉक्स है, ऐसे जो फ्लैट नजर आएंगे, ऐसे जो फ्लैट नजर आएंगे उसको बोलेंगे क्या, प्लेटी हेलमिंथीज। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, हेलमिंथीज बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं।
आदि शामिल है। और ये क्या करेंगे, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं, बिल्कुल रोग तो पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक या ऐसे रोग कारक जीवों को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं या रोगजनक बोलते हैं। अब देखिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो आपको रोग उत्पन्न कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है, उन जीवों को क्या बोलेंगे, हम रोगजनक बोलेंगे। और इंग्लिश में बोले तो पैथोजन। मैंने पहले ही इसका इम्यून सिस्टम में पैथोजन की डेफिनेशन बता दी थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रोग पैदा करता है, रोग उत्पन्न करता है, उसको बोलेंगे पैथोजन या हिंदी में बोले तो रोगजनक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बुखार होती है उनको बोलते हैं क्या, पायरोजन। पायरोजन, ठीक है। बुखार को क्या बोलते हैं, पायरेक्जिया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो जो पायरेक्जिया करेंगे उनको क्या बोलेंगे, पायरोजन हम बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिकांश परजीवी रोगजनक है, क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुंचाते। देखिए जो परजीवी है ना, परजीवी एक तो कौन से हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उनको तो बोलेंगे एंडोपैरासाइट। जैसे कि ये जो कि जितने भी कीड़े हैं, ठीक है ना, जितने भी कीड़े, जैसे मान लो आप एस्क्रेस का एग्जाम्पल ले लो, तो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहता है, तो वो क्या है, बॉडी के अंदर रह रहा है तो वो एंडोपैरासाइट। जैसे जू है वो बॉडी के बाहर रहती है, बालों में रहती है, वो क्या है, एक्टोपैरासाइट। जो अंदर रहेगा वो एंडोपैरासाइट, बाहर रहेगा एक्टोपैरासाइट। और पैरासाइट के एक आपको मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन में मैं बता देता हूँ कि पैरासाइट किसको बोलते हैं। पैरासाइट उसी को बोलेंगे, ट्रू पैरासाइट उसी को बोलेंगे जो अपने होस्ट कौन होता है, जैसे मान लो कि जू है, वो हमारे बालों में रहती है, हमारी बॉडी के ऊपर रह रही है, तो वो जू तो क्या है, वो पैरासाइट है। हम क्या है, हम होस्ट है। होस्ट जिसको वो यूज करे ना, वो क्या कौन होगा, होस्ट होगा। तो अपने होस्ट को किस किस के लिए यूज करेगी, एक तो फूड के लिए और दूसरा हैबिटेट के लिए। हैबिटेट मतलब आवास के लिए। तो ट्रू पैरासाइट या सत्य परजीवी उसी को बोलेंगे जो अपने होस्ट को भोजन के लिए और हैबिटेट मतलब रहने के लिए, आवास के लिए यूज करे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू पैरासाइट बोलेंगे। तभी आपने कहीं पर ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसको हम सत्य परजीवी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर कब आता है, सिर्फ आता है, ब्लड सक करके चला जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ऑलरेडी हमारी स्किन पर प्रेजेंट रहता है, हमारी बॉडी पर प्रेजेंट रहता है। तो वो सिर्फ किसके लिए यूज कर रहा है, हमको फूड के लिए यूज कर रहा है, ब्लड सक कर रहा है ना, तो ब्लड उसके लिए फूड है, ठीक है। लेकिन वो हमारी बॉडी के ऊपर रह नहीं रहा है, मतलब वो आवाज की तरह हमको यूज नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम सत्य परजीवी नहीं बोलते। किसको, मादा एनाफिलीज मच्छर को। तो ये आपको परजीवी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। मतलब कि रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं, बिल्कुल खाने की वस्तु के साथ प्रवेश कर सकते हैं, पानी के साथ प्रवेश कर सकते हैं, और वहां पर बॉडी के अंदर जाकर के क्या करेंगे, वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, और फिर जो हमारी फिजियोलॉजी उसको इफेक्ट करते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब वो चले जाएंगे तब क्या होगा, डिजीज होगा, हमको कोई भी डिजीज होगा। तो डिजीज की वजह से हमारी जो फिजियोलॉजी है, मतलब जो ऑर्गन है, कोई भी अंग है, उसका कार्य करने का जो तरीका है, हमारी जो बॉडी कोई भी फंक्शन करती है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। और हमारी जो बाहरी बनावट है उसको क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारी मोर्फोलॉजी चेंज होगी। देखिए अब जब कोई भी डिजीज जब होगा ना, तो डिजीज की वजह से फिजियोलॉजी तो इफेक्ट होती है, मोर्फोलॉजी भी इफेक्ट होती है। मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जो हेल्दी पर्सन है, मतलब उसको एकदम क्या है, वो हेल्दी पर्सन है। अगर मान लो कि उसको कोई डिजीज होगी, तब उसका थोड़ा वेट लॉस हो सकता है, वो थोड़ा पतला हो सकता है, तो मोर्फोलॉजी चेंज हुई कि उसके जो चेहरे की जो शाइनिंग है, चमक है, वो चली जाती है। तो मोर्फोलॉजी भी चेंज होगी, फिजियोलॉजी भी चेंज होगी। मोर्फोलॉजी भी बदल गई, प्रकार्यात्मक मतलब फिजियोलॉजी भी बदल गई। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे प्रपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर ले। अब मान लो कि कोई रोगजनक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर रहना चाहता है, डिजीज कोज करना चाहता है, तो वो डिजीज कोज कब करेगा, जब वो जिंदा रहेगा। और जिंदा रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस बॉडी के अनुकूल अपने सॉरी उस जिस बॉडी में वो रह रहा है, जिस होस्ट के अंदर वो रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में अनुकूलन उसको करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट्री कैनाल का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता है कि एसिडिक पीएच, मतलब स्टमक में एसिडिक पीएच है।
तो उस पीएच से बचने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जब क्षमता होगी बचने की तभी वो जिंदा रह पाएगा और तभी वो डिजीज पोज कर पाएगा। तब तो मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसा अनुकूलन अनुकूलन होने चाहिए जिससे कि वो जिंदा रह सके। वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय के पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों रोगों क्या है आगे रोगों उनसे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तो आए हम यहाँ पर, और किस लिए आए। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रण उपायों के बारे में भी संक्षेप में बताएंगे। देखिए कि ये तो चर्चा करेंगे कि वो कैसे होते हैं, किन से फैलते हैं, ये भी चर्चा करेंगे उनसे बचा कैसे जा सकता है। कि आप बोलोगे फिर बाद में सर ये तो बता दिया कि किन से होता है, कैसे फैलता है, ये तो बताया नहीं कि हमको इनसे बचना कैसे। तो वो भी आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत में मैंने आपको वो जो बताया था, एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था, उसमें बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली डिजीज बता दी, अलग अलग डिजीज बताई थी ना। तो पहले डिजीज वो पढ़ने वाले हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज मैंने आपको 5 नाम उसमें दिखाए थे, देख लो आप सही उसको, शुरुआत में वीडियो को ले जाकर के आप देख सकते हो। एक तो कौन सी थी, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार थी। एक निमोनिया था, एक क्या था, डिसेंट्री थी, प्लेग थी। तो ये 5 नाम उसमें, सॉरी देखिए 3 नाम तो ये है, 3 नाम तो ये है, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। 3 नाम तो ये है जिनके सिर्फ नाम ही दे रखे हैं, नाम दे रखे और कुछ नहीं दे रखा। 3 तो कौन से हो गए, अतिसार या पेचिस, प्लेग, डिप्थीरिया। और जो 2 नाम है वो डिटेल में दे रखे हैं, तो टाइफाइड फीवर है, एक निमोनिया। लेकिन हमको 5 को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि जब नाम आए हैं तो एनसीईआरटी उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अब जिसका एनसीईआरटी में नाम नहीं है उसका तो जिक्र भी नहीं करना हमको, वो तो पढ़नी भी नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में जिस चीज का नाम आ गया उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक 5 डिजीज बैक्टीरिया से होने वाली है। तो पहली डिजीज है टाइफाइड फीवर, जो कि किससे फैलती है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। ये रोगजनक आमतौर से कैसे फैलता है, मतलब हमारे इसका जो ये बैक्टीरिया है वो जाएगा कैसे, फूड के साथ या वाटर के साथ। तभी तो बोलते हैं ना कि स्वच्छ पानी हमको पीना चाहिए और भोजन भी हमको स्वच्छ, जो कॉन्टामिनेटेड नहीं है वो हमको फूड खाना चाहिए। भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली मेनली किसको इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। वहां से रक्त के द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल में आया, अब फूड का जब डाइजेशन होगा तो फूड को क्या किया जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, फूड को अवशोषित किया जाता है। अब जब फूड का अवशोषण होगा तो उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया भी अवशोषित होकर के कहां पर चला जाता है, बैक्टीरिया सॉरी ब्लड में चला जाता है और फिर वहां पर ब्लड में जाकर के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन मेनली किसको करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण क्या है, बुखार रहती है, कमजोरी आ जाती है, आमाशय में पीड़ा होती है, कब्ज हो जाती है, सिर दर्द और भूख न लगना, भूख न लगना। ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स है। और गंभीर मामलों में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उसमें छेद हो जाता है और कभी कभी तो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो एक सीवियर डिजीज है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स नजर आए अपनी बॉडी में या किसी अपने रिलेटिव में तो जाकर के डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास अब जब जाते हो तो वो इसकी पुष्टि कैसे करता है कि सामने वाले जो पेशेंट उसको ये टाइफाइड बुखार है या नहीं है। उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट के थ्रू ये कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को जो है टाइफाइड है या नहीं है। तो वही एनसाइड में देखो लिख रखा है कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से होती है। और इससे रिलेटेड एक
इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि एक लेडी कुक थी, रसोइया थी, एक लेडी कुक थी। तो वो क्या करती थी, जहाँ भी जिस घर में भी खाना बनाने के लिए जाते थे ना, तो उस फैमिली के जो पर्सन है वो क्या हो जाते, बीमार पड़ जाते थे। तब बाद में पता चला, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तब पता चला कि ये जो वो जो लेडीज थे ना, उसका नाम था मेरी मेलन, मेरी मेलोना उसका नाम था। तब पता चला कि ये जो मेरी मेलोना ना, वो टाइफाइड की क्या है, कैरियर है, मतलब वो वाहक है। तो वो टाइफाइड फैला सकती है, तभी तो वो जहां पर भी जाती थी, खाना बनाने के लिए जाती थी, तो किसी ना किसी तरीके से वो जो जो बैक्टीरिया थे उसके, टाइफाइड के, जो साल्मोनेला टाइफी थे, वो भोजन में या पानी में चले जाते थे। तब जब वो फैमिली वाले जब उसको खाते थे या जब पानी पीते, तब उसकी बॉडी में जाकर क्या करते थे, उसको टाइफाइड कर देते थे। किनको? फैमिली पर्सन को। तब जाकर के ऐसे पता चला कि ये जो मेरी मेलन है वो क्या थी, इस टाइफाइड की वाहक थी। फिर बाद में जाकर के इसको जेल भी होगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो मेरी मेलन है वो जानबूझ करके ऐसा नहीं करी थी, उसको पता ही नहीं था कि मैं टाइफाइड की वाहक हूँ। और इसी टाइफाइड बुखार की वजह से, क्योंकि वो टाइफाइड की कैरियर थी, तो उसका नाम क्या पड़ गया, टाइफाइड मेरी उसका नाम पड़ गया। तो आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मेरी मेलन, नाम क्या है लेडीज का, मेरी मेलन नाम क्या पड़ गया, फिर उसका नाम क्या पड़ गया, टाइफाइड फैलाने की वजह से उसका नाम क्या पड़ा, टाइफाइड मेरी का है, जिसका यह उल्लेख करना सा ठीक है कि वो पैसे से एक रसोईया थी, और जो वो खाना वहां बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाह के रूम में टाइफाइड फैलाती रही, टाइफाइड वो फैलाती रही। ठीक है, तो ये टाइफाइड के बारे में हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम न्यूमोनिया पर। किस पर चलते हैं हम, न्यूमोनिया पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, मैं ब्लू कलर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लू कलर में आपके लिए लेता हूँ। तो दूसरा है निमोनिया। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया, एक तो स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, निमोनिया होता है। अब जनरली आपने देखा होगी, जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं ना, उसमें न्यूमोनिया मोस्ट कॉमन होने के चांसेस रहते हैं। और न्यूमोनिया में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। इसके जैसे इसमें देख क्या होगा कि जो लंग्स है या जो एल्वलाई लंग्स में क्या हो जाता है, जो कफ है वो जमा हो जाता है, एल्वलाई डैमेज हो जाती है, लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, सिर दर्द होता है, बुखार मतलब ठंड लगती है, बुखार आ जाती है। तो ये क्या न्यूमोनिया के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। देखिए, स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। इस रोग में कौन इफेक्ट होगा, फुफ्फुस के एल्वलाई संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमण के फलस्वरूप एल्वलाई में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्वलाई डैमेज होगी और लंग्स में क्या बढ़ जाता है, कफ भर जाता है, पानी भर जाता है। वो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ज्वर मतलब बुखार, ठिठुरन मतलब ठंडा लगना, खांसी और सिर दर्द आदि न्यूमोनिया क्या है, लक्षण होते हैं। और कभी कभी गंभीर मामले में क्या होता है, होठ और जो हाथ की अंगुलियों के नाखून होते हैं वो धूसर रंग के से लेकर के नीले भी पड़ सकते, धूसर मतलब बुरा। स्वस्थ मनुष्य में कैसे फैलेगा, वही बात है, जब निमोनिया है तो वो किसको इफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और इसके सिम्टम्स क्या है, खांसी आना, मतलब और जो है जुकाम लगना वगैरह वगैरह। तो जब कोई पर्सन छींकेगा या जब वो खांसेगा, तब जो ये बैक्टीरिया है वो कफ के साथ, छींक के साथ बाहर आएगा, वातावरण में आ जाएगा, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, और फिर जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके अंदर चला जाएगा, जिससे कि उसको फिर क्या फैल सकता है, ये न्यूमोनिया फैल सकता है। स्वस्थ मनुष्यों को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल द्वारा सांस लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग, जिनके सिर्फ नाम दे रखे हैं, अतिसार, पेचिस, प्लेग और डिप्थीरिया। लेकिन मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि किस किस से फैलते हैं और इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
देखिए जी, पहला देखिए आप, ये जो अतिसार या पेचिस है या सिगेलोसिस है, अतिसार पेचिस या सिगलोसिस किससे फैलता है? सिगिला डिसेंट्रियाई, किससे फैलता है? सिगिला डिसेंट्रियाई। सिम्टम्स क्या है? पेट में दर्द, मल के साथ श्लेष्मा आना, रक्त आना, फीकल और ओरल मार्ग द्वारा क्या होता है? प्रसारित होता है। अब यहाँ पर नाम आया पेचिस, और दूसरा होता है डायरिया। पेचिस या एक तो होता है पेचिस और एक होता है डायरिया। अब डायरिया में क्या होगा कि डायरिया में भी क्या होगा कि जो फूड है, फूड खाने के बाद उसके अवशोषण में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसलिए जो मल है वो क्या होता है, उसमें वाटर का कंटेंट क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। और एग्जैक्ट इसमें भी मतलब जो डायरिया पेचिस है उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अंतर दोनों में, डायरिया में और पेचिस में एक चीज का अंतर है। पेचिस में क्या होगा? ब्लड क्या आएगा? आएगा साथ आएगा, फिसिस के साथ, स्टूल के साथ ब्लड आता है, और डायरिया में ब्लड नहीं आता। ये तो ये मोस्ट कॉमन क्या था? डिफरेंस है डायरिया में और पेचिस में। अब जो दो नाम और दे रखे हैं, दो नाम और दे रखे हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के, दो नाम और दे रखे हैं। एक तो है प्लेग या ब्लैक डेथ, और दूसरा है डिप्थीरिया, कंठ रोहिणी या गल घोटू। जो प्लेग है वो किससे फैलता है? यर्सीनिया पेस्टिस, सॉरी। इसके सिम्टम थे क्या? तीव्र ज्वर, सिर दर्द, बगल की गिल्टियों का सूज जाना। और जो डिप्थीरिया है वो किससे फैलता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या होगा? तीव्र ज्वर, गले के प्रभावित होने से श्वसन में बाधा। और इसका जो टेस्ट है, जैसे जो विडाल टेस्ट था वो किसके लिए था? वो था टाइफाइड के लिए। वैसे ही जो डिप्थीरिया उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली 5 डिजीज हमने पढ़ ली। तो वापस हम एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली 5 डिजीज हमने पढ़ ली है। अब एक मिनट, बैक्टीरिया से होने वाली 5 डिजीज हमने पढ़ ली। अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सी है? ये है वायरस से होने वाली। ये कौन सी है? वायरस से होने वाली। बैक्टीरिया से होने वाली 5 पढ़ी, वायरस से होने वाली 2 पढ़नी। एक तो सामान्य जुकाम मतलब कॉमन कोल्ड, और दूसरी है एड्स, HIV एड्स। तो एड्स के बारे में तो एक कंप्लीट लंबा चौड़ा टॉपिक दे रखा है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये जो पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? हम कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। एड्स के लिए अलग से एक लेक्चर आएगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में दे रखा है। तो बहुत से विषाणु भी मानव में रोग के कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह जिसका नाम है राइनो वायरस, जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। तो सामान्य जुकाम किससे फैलता है? राइनो वायरस से। अब जो कॉमन कोल्ड है, इसके बारे में आपको जनरली पता है कि क्या होता है, कौन इफेक्ट होता है, क्या इसके सिम्टम्स है? नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको इफेक्ट करेगा? नाक को, श्वसन पथ को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लेकिन फेफड़ों को नहीं करता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। एक चीज अभी कान खोल के सुन लेना, निमोनिया पढ़ा है, उसमें कौन इफेक्ट हो रहा था? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी जो कॉमन कोल्ड चल रहा है उसमें भी कौन इफेक्ट हो रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। न्यूमोनिया में कौन इफेक्ट हुआ? लंग्स और एलुलाई। यहां पर कौन इफेक्ट हुआ? नाक, और जो हमारी जो ये नाक के बाद में जो हमारा अगले वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इफेक्ट होता है। तो न्यूमोनिया में कौन इफेक्ट हो रहा है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, लंग्स हो गए, एलुलाई हो गए। यहाँ पर कौन इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पर मतलब सामान्य जुकाम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। न्यूमोनियम कौन इफेक्ट होगा? मेनली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सामान्य जुकाम में कौन होगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लक्षण देखिए क्या होगा, इसके लक्षण क्या है कि नाक, नासिक संकुलता मतलब नाक बंद हो जाना, कंठदा मतलब कंठ मतलब गले में दर्द,
सब रुक्षता, मतलब जब ये कॉमन कोल्ड होता है ना, थोड़ी आवाज फटी फटी आती है, खांसी, सिर दर्द, थकावट जो लगभग 3 से 7 दिन तक रहती है। कैसे फैल सकता है? वही संक्रमित व्यक्ति की जब वो छींकेगा, खांसेगा, तब उसकी जो ड्रॉपलेट है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगी, तब ये फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींको से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजों की मूठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस जैसे संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो उससे संक्रमण हो सकता है। तो ये क्या था? ये था कॉमन कोल्ड था। ये कॉमन कोल्ड है। ठीक है जी साहब। बैक्टीरियल पढ़ ली, वायरल पढ़ ली। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रहण करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी साहब, आगे चलते हैं। तीसरी है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। तो पहली डिजीज है प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया से बहुत बार नीट में, एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में भी दे रखा है। तो पढ़ते हुए मलेरिया क्या कहता है? मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना है। कई तो इससे इफेक्ट भी हुए होंगे। एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ इस रोग के लिए क्या उत्तरदायी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोटोजोआ फैलाता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम। बात सुनना मेरे ध्यान से। डिजीज कॉज करने वाला कौन है? प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। लेकिन डिजीज को फैलाने वाला एक तो होता है डिजीज किसकी वजह से हो रही है, और एक दूसरी चीज है कि डिजीज को फैला कौन रहा है। डिजीज को फैला कौन रहा है यहाँ पर? मादा एनाफ्लीज मच्छर। जैसे मान लो, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे क्या फैलता है। और डिजीज कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ है। लेकिन डिजीज को फैलाता कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो देखेंगे कैसे वो फैलाएगा। तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां, प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। इसकी एक और प्रजाति होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। सबसे डेंजरस कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। द्वारा होने वाला मैलिग्नेंट, सबसे गंभीर और या घातक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बता दिया कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज, 3 एनसीईआरटी में दे रखी और चौथी मैंने आपको बता दी, प्लाज्मोडियम ओवल। ठीक है, और सबसे खतरनाक कौन सा? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अब ये देखते हैं कि फैलता कैसे है, डिजीज कैसे होती है, हमको वो सारा का सारा एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आप रिलैक्स होकर के बात सुनिए ध्यान से कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ में कितने होस्ट रखता है? 2। कितने होस्ट रखेगा? 2। एक तो कौन? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर में भी कौन होने चाहिए? लड़की होनी चाहिए, छोरी होनी चाहिए। लड़के से काम नहीं चलेगा इसका। तो सिर्फ किस में रहता है ये? प्लाज्मोडियम किस में रहेगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर भी कौन सी? लड़की होनी चाहिए, छोरी होनी चाहिए। बड़े छिछोरे टाइप का ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो एक होस्ट तो कौन हो गया? मादा एनाफ्लीज मच्छर। दूसरा होस्ट कौन कौन है इसका? ह्यूमन। 2 होस्ट हो गए, एक तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा कौन? ह्यूमन। ठीक है जी साहब। अब इसमें से जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो क्या है? इसका प्राइमरी होस्ट। कौन है? प्राइमरी होस्ट।
ह्यूमन कौन है इसका सेकेंडरी होस्ट। अब एक चीज आप क्लियर रखिए ध्यान में कि मान लो कि कोई भी परजीवी है जिसकी लाइफ में एक से ज्यादा क्या है होस्ट है, तो उसमें से प्राइमरी कौन होगा और सेकेंडरी कौन सा होगा। जहां पर वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा वो तो कौन है उसका प्राइमरी होस्ट होगा। जहां पर वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा वो कौन होगा उसका सेकेंडरी होस्ट होगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहां पर करता है ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन क्या हो गया सेकेंडरी होस्ट। और अपना सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में करता है ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन क्या हो गया सेकेंडरी होस्ट। और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में करता है मादा एनाफ्रीज मच्छर में, तो मादा एनाफ्रीज क्या हो गया इसका प्राइमरी होस्ट हो गया। दोनों इफेक्ट होते हैं इससे, मच्छर को भी नुकसान है ह्यूमन को भी नुकसान है। ठीक है जी साहब। अब मैंने बताया ना कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी अलग अलग स्टेजेज होती है, स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, मिरोजोइट, ट्रोफोजोइट, हिप्नोजोइट, लेकिन ये आपको नाम याद नहीं रखने, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में। तो इसकी जो स्पोरोजोइट स्टेज है, स्पोरोजोइट जो स्टेज है वो कहां पर रहेगी मादा एनाफ्लीज मच्छर की स्लाइवरी ग्लैंड में, कहां पर लार ग्रंथि में, लार में प्रेजेंट रहेगी, आप याद रखें। तो लार में प्रेजेंट है, तो जब ये मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटेगा, किसी ह्यूमन को काटेगा, किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटेगा, तो इस मच्छर की लार में कौन प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज स्पोरोजोइट स्टेज। तो जब ये ब्लड सक करेगा तो उसकी लार हमारे ब्लड में जाएगी, तो लार में कौन है प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट कहां पर चली गई हमारी बॉडी के अंदर चलेगी, चली गई कि नहीं चलेगी, तो वो यहाँ पर लिख रखा है कि जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, वे पहला कहाँ दूसरा नाम दे दिया, तो पहला कहाँ है, तो ये साइकिल के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो ये जब साइकिल कंप्लीट आप समझ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि पहला कौन है। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु जो ये नाम लिखा हुआ है ना जीवाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोजोइट। काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं, जिस आप चले गए। ये डायग्राम लिख रखा है कि ये जो हाथ है इस पर कौन बाइट कर रहा है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर बाइट कर रहा है, और ये स्पोरोजोइट कहां पर चले गए उसकी बॉडी के अंदर चले गए। ठीक है जी साहब। अब ये जो स्पोरोजोइट है ये ब्लड के साथ कहां पर चले जाएंगे, ये ब्लड के साथ ह्यूमन के कहां पर चलेगी, ये देखिए लीवर, ये जो दे रखा है नहीं, ये कौन है लीवर है। तो लीवर में कौन चले गई साहब स्पोरोजोइट चले गए। परजीवी की कौन सी स्टेज जीवाणु, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में स्पोरोजोइट बोल रहे हैं, रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत मतलब लीवर में चले जाते हैं, लीवर में चले गए। अब लीवर में चले तो गए, लेकिन वहां पर लीवर में जाने के बाद क्या कर रहे हैं, तो लीवर में जाने के बाद क्या कर रहे हैं, तो लीवर में जाने के बाद देखिए ये क्या, ये स्पोरोजोइट। परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से कौन सा, मैंने बताया ना कि ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, तो परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित करता है। ठीक है साहब, क्या करेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कहां पर लीवर में, और लीवर की जो सेल है उनको क्या बोला जाता है हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, और लास्ट में क्या करेगा जो लीवर की जो सेल है हिपेटोसाइट जो सेल है वो क्या कर देगा रप्चर कर देगा, फोड़ देगा, और कहां पर चला गया फिर वापस कहां पर आ गया ब्लड में आ गया। ठीक है, तो बाइट मच्छर ने बाइट किया, कहां पर गया बाद में लीवर में गया, लीवर में जाने के बाद में लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अपना नंबर बढ़ाया, और वहां पर लीवर की सेल को फोड़ करके वापस कहां पर आ गया ब्लड में आ गया। अब ब्लड में कौन है आरबीसी है, तो ये फिर किस पर आकर के अटैक करता है आरबीसी पर आकर के क्या करता है अटैक करता है। लेकिन एक चीज ज्ञान की बात यहाँ पर याद रखना, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि स्पोरोजोइड तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर किया था, स्पोरोजोइड तो इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर किया था, फिर वो जब आरबीसी पर अटैक करता है तो वो किस में चेंज होता है मीरोजोइट में बदल जाता है। ठीक है जी साहब, तो जो
प्लाज्मोडियम है, उसकी स्पोरोजोइट स्टेज बॉडी के अंदर आई, लीवर के अंदर क्या किया उसने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अपना नंबर बढ़ाया। अब जो स्पोरोजोइट है वो किस में चेंज हो गया, मीरोजोइट में चेंज हो गया। अब मीरोजोइट किस पर अटैक करेगी, मीरोजोइट, अरे प्लाज्मोडियम की दूसरी स्टेज का नाम है मीरोजोइट। तो ये मीरोजोइट किस पर अटैक करेगी, आरबीसी पर अटैक करेगी। तो परजीवी, परजीवी, लाल रुधिर परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है। अब यहाँ पर नहीं लिखा कि स्पोरोजोइट आरबीसी पर अटैक करता है, क्योंकि ये स्पोरोजोइट एक्चुअल में होता ही नहीं, वो कौन होता है फिर आगे चल करके मीरोजोइट में चेंज हो जाता है। तो परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज, मीरोजोइट, आरबीसी पर अटैक करेगी और कौन सा रिप्रोडक्शन करेगी, अलैंगिक जनन करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और अपना नंबर ये यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। ठीक है साहब। और आरबीसी के अंदर देखो ये क्या कर रहा है, पहले एक था उसने अलैंगिक जनन किया और अपने नंबर आरबीसी के अंदर बढ़ा लिए। देखो रेड रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कौन है, ये प्लाज्मोडियम, इसने अपने नंबर बढ़ा लिए। फिर इसने इसके जब नंबर बढ़े तो आरबीसी क्या हो गई, फूट गई, रप्चर हो गई, और ये जो प्लाज्मोडियम है, जो परजीवी है, वो वापस कहां पर आ गया, ब्लड में आ गया, वापस कहां पर आ गया, ब्लड में आ गया। और ब्लड में आने के बाद में क्या करेगा, अब जो दूसरी आरबीसी जो अभी फ्रेश आरबीसी है, वापस उन फ्रेश आरबीसी पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, वापस फ्रेश आरबीसी पर अटैक कर रहा है। ऐसे ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो ये साइकिल बार बार चलने से क्या होगा कि आरबीसी का नंबर कम होगा, तो आरबीसी का नंबर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी का नंबर होगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो क्या करता है, आरबीसी के अंदर घुसता है, आरबीसी में अपना नंबर बढ़ाता है, आरबीसी को रप्चर करता है, फोड़ता है और वापस बाहर आ जाता है ब्लड में। वापस ब्लड में आने के बाद में वापस क्या करता है, दूसरी जो अभी फ्रेश आरबीसी है उन पर अटैक करता है। तो बार बार ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आरबीसी जब फटती है, आरबीसी जब फटती है ना, तब बाहर कौन रिलीज होता है, हीमोजोइन नाम का एक केमिकल, हीमोजोइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है ब्लड में। उस हीमोजोइन केमिकल के रिलीज होने से क्या होता है, अत्यधिक ठंड लगती है, अत्यधिक क्या लगती है, ठंड लगती है, कंपकपी होने लगती है। तो ये अब आरबीसी में चलने वाला इसका साइकिल। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए वापस आप एक बार देखिए इसको, क्या हुआ, मच्छर की लार में कौन प्रेजेंट था, मच्छर की लार में कौन प्रेजेंट था, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज। जब बाइट किया तो स्पोरोजोइट कहां पर चले गए, लीवर में चले गए, लीवर में चले गए। लीवर में जाने के बाद में उसने अपना क्या किया, नंबर बढ़ाया, किसके थ्रू, अलैंगिक जनन के थ्रू अपना नंबर वहां पे इंक्रीज किया। और लीवर की सेल को उसने क्या किया, रप्चर करके वापस कहां पर आ गया, ब्लड में आ गया। ब्लड में कौन मिली उसको, आरबीसी मिली। लेकिन एक्चुअल में आरबीसी पर अटैक जो अब कर रहा है ना, वो कौन है, स्पोरोजोइट नहीं, वो कौन है, मीरोजोइट है। ठीक है, तो मीरोजोइट आकर के आरबीसी पर अटैक कर रहा है, आरबीसी पर अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है और आरबीसी का नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इससे क्या होगा, एनीमिया होगा। और जैसे आरबीसी रप्चर होगी तो क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होगा, जिससे अत्यधिक ठंड लगेगी। ठीक है जी साहब, ये साइकिल बार बार चल रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा ये, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये देखिए, ये आपको कौन दिख रहे हैं, मीरोजोइट दिख रहे हैं, मतलब परजीवी है, मतलब प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की स्टेज जिसका नाम है मीरोजोइट। अब कुछ प्लाज्मोडियम अलग होकर के, अलग होकर के कुछ तो आरबीसी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्लाज्मोडियम है या जो प्लाज्मोडियम की जो मीरोजोइट स्टेज है, वो अलग होकर के किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, किस में बदल जाती है, गेमेटोसाइट। ये देखिए आप नाम लिख रखा हो, नाम लिख रखा होगा, या मैं लिख देता हूँ, गेमेटोसाइट, गेमेटोसाइट, ये कौन है, गेमेटोसाइट। कुछ प्लाज्मोडियम, कुछ प्लाज्मोडियम किस में डिफ्रेंशिएट हो गए,
गेमेटोसाइट में। और कुछ प्लाज्मोडियम अभी भी अपना काम कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज, मीरोजोइट, अपना काम कर रहे हैं, क्या आरबीसी को वो फाड़ रहे हैं। तो गेमेटोसाइट जो है वो दो प्रकार की होती है, मतलब गेमेटोसाइट कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक तो मेल गेमेटोसाइट, देखिए मैं गेमेटोसाइट बोल रहा हूँ, गेमेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, गेमेटोसाइट बोल रहा हूँ। और एक एक तो होगी फीमेल गेमेटोसाइट और एक होगी कौन, मेल गेमेटोसाइट। ये आगे चल करके मेल गेमेटोसाइट क्या बनाएगा, मेल गेमेट बनाएगा। फीमेल गेमेटोसाइट क्या बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा। लेकिन कहाँ बनाएगा, अरे गेमेट बनना किसका कैरेक्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है कि नहीं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन के अंदर होता ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन के अंदर होता ही नहीं। अरे ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लाज्मोडियम जो है ना वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर नहीं करता है। आप ऐसे मत समझ लेना क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन के अंदर होता ही नहीं, फिर जो एम्ब्रियोलॉजी उसमें तो बताया जाता है कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन के अंदर जो प्रेजेंट प्लाज्मोडियम है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर नहीं होगा, फिर कहां पर होगा, वही तो समझने वाले हैं, वही तो हम समझने वाले हैं। लेकिन ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने वाली स्टेजेज कौन, मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट बन चुकी है। कौन बन चुकी है, मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट बन चुकी है। ये दिशा, ये बन चुकी है, ये देखिए ये कौन है, मेल गेमेटोसाइट, सॉरी फीमेल गेमेटोसाइट, ये क्या है, मेल गेमेटोसाइट। नीचे लिखा हुआ है कि लैंगिक अवस्थाएं युग्मक जनन आरबीसी कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये जो आप क्वेश्चन पूछ ले गेमेटोसाइट कहां पर बनती है, तो वो कहां पर बनती है, आरबीसी के अंदर बनती है, फिर उसको आरबीसी को फोड़ करके कहां पर आ गई, बाहर आ गई। ठीक है, अब जो गेमेटोसाइट है वो कहां पर प्रेजेंट है, सॉरी गेमेटोसाइट कहां पर प्रेजेंट है, वहीं पर ब्लड में प्रेजेंट है, ह्यूमन के ब्लड में प्रेजेंट है। अब वापस कोई दूसरा मच्छर, कौन सा मच्छर, दूसरा मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, कोई एनाफ्लीज मच्छर, उसमें भी कौन सी लड़की, लड़की आएगी आपके पास। अरे लड़की ह्यूमन वाली लड़की नहीं, एनाफ्लीज मच्छर वाली लड़की। एनाफ्लीज मच्छर में एक तो लड़का होगा, एक लड़की होगी। तो एनाफ्लीज मच्छर लड़की जो वो आपके पास आएगी, आपको काटेगी। कौन काटेगी, आपको वो लड़की काटेगी। अरे लड़की कौन, एनाफ्लीज मच्छर वाली लड़की, ह्यूमन वाली लड़की नहीं। तो आपको काटेगी, जो भी संक्रमित नहीं है, जो भी संक्रमित नहीं है, तो वो जब काटेगी तो वो आपका ब्लड सक करेगी। और जब आपका वो ब्लड सक करेगी तो जो गेमेटोसाइट आपके ब्लड में प्रेजेंट थे वो उसके अंदर चले जाएंगे कि नहीं। तो गेमेटोसाइट कहां पर चले गए, उस मच्छर के अंदर चले गए, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर चले गए। और वहां पर जाकर के मेल गेमेटोसाइट क्या बना लेगा, मेल गेमेटोसाइट क्या बना लेगा, मेल गेमेट बना लेगा। फीमेल गेमेटोसाइट क्या बना लेगा, फीमेल गेमेट बना लेगा। तो देखिए यहाँ पर युग्मक जनन हुआ और मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनकों को भी अंदर ले लेता है। ये साथ गेमेटोसाइट अंदर चले गए, गेमेटोसाइट अंदर चले गए और वो फिर क्या बनाएंगे, गेमेट बनाएंगे। अब मेल गेमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, फीमेल गेमेट के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और मेल गेमेट बनने की प्रोसेस कहां पर हो रही है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर। तो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां कर रहा है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते ही किसको है, जहां पर गेमेट का फॉर्मेशन हो और निषेचन की प्रक्रिया हो। तो ये दोनों प्रोसेस कहां हो रही है, मच्छर के अंदर हो रही है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो मच्छर है वो क्या, उसका प्राइमरी होस्ट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय, मच्छर के कहां पर हो रहा है, आमाशय के अंदर हो रहा है, मच्छर के आमाशय के अंदर हो रहा है। अब एक कोई स्टूडेंट था जो मेरे से पूछ रहा था कि एक क्वेश्चन था, वही बना हुआ क्वेश्चन था कि उसमें
आमाशय नहीं था, एलिमेंट्री कैनाल था, कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर निषेचन होता है। तो पूछ रहा है कि सर एनसीईआरटी में तो आमाशय लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल क्यों लिख दिया? अरे तो आमाशय भी तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही तो है, आमाशय एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है कि नहीं? तो आमाशय लिख दें या एलिमेंट्री कैनाल लिख दें, सेम है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हुआ? निषेचन हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में प्लाज्मोडियम बना। अब ये जो प्लाज्मोडियम जो बना, अब वो जो मच्छर है उसके अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो प्लाज्मोडियम फिर वो क्या बनाएगा? स्पोरोजोइट बनाएगा। और स्पोरोजोइट मेनली कहां पर प्रेजेंट रहेगा? उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसकी मच्छर की जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां पर प्रेजेंट रहेगा, मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये आ जाएगा। अब ये मच्छर जब वापस किसी दूसरे संक्रमित मच्छर, कौन सा मच्छर? जो संक्रमित मच्छर है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, जब वो किसी व्यक्ति को काटेगा तब ही क्या होगा? उसको मलेरिया होगा। ऐसे नहीं कि कोई मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, वो संक्रमित ही नहीं है, मतलब उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है, और जब वो किसी को काटेगा तब उसको मलेरिया होगा, ऐसा नहीं होगा। जब संक्रमित मच्छर काटेगा तभी क्या होगा? मलेरिया होगा। तो ये क्या थी? इसकी लाइफ साइकिल थी। और ऐसे ऐसे ये डिजीज फैलाता है, ऐसे ऐसे हम रोग क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि अपनी लाइफ साइकिल के अंदर प्लाज्मोडियम कितने होस्ट रखता है? दो। एक तो प्राइमरी होस्ट कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? ह्यूमन, ठीक है। अब वो जो बातें हमने डिस्कस की वही यहाँ पर लिख रखी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी कोई कोई होते हैं ना जिनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, तो उनके लिए देखिए ये फ्लो चार्ट, एक देखिए ये चार्ट है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्रिप्टोजोइट यहाँ पर नाम आ रहा है, ये देखिए मेटा क्रिप्टोजोइट यहाँ पर नाम आ रहा है, म्यूरोजोइट यहाँ पर नाम आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा गजन को एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो ये जो पेज है, ये जो पेज है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। तो जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो इसको यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, तो वहां से इसको डाउनलोड आप कर लेना। हालांकि आपका काम एनसीईआरटी वाले डायग्राम से चल सकता है, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी वाले डायग्राम में कुछ कुछ चीजें जो जो बताई है, जैसे कि मेरोजोइट का नाम बताया, तो वो आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी की लाइनें क्या कहती है? एनसीईआरटी की लाइनें क्या कहती है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर निगाह डालते हैं। बिल्कुल डालेंगे साहब, इसी पर निगाह डालने के लिए तो बैठे हम, हमारा काम क्या हो। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर निगाह डालते हैं। जब जब तक एग्जाम चल रही है आपकी निगाह सिर्फ एनसीईआरटी पर होनी चाहिए। जब तक एग्जाम चल रही है, मतलब एग्जाम जब तक आपकी नहीं हो जाती है, जब तक आप मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर नहीं कर जाते हो, तब तक आपकी निगाह सिर्फ कहाँ पर होनी चाहिए? एनसीईआरटी पर होनी चाहिए। और अभी जो है जो फरवरी वाले जो नवरात्रे चल रहे हैं ना, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, वो आपके लिए नहीं है। अभी अभी आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, आप क्या हो? नीट एस्पिरेंट हो। तो जब तक आप नीट नीट नहीं निकाल लेते, जब तक आप एमबीबीएस कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके जो फरवरी वाले जो नवरात्र है वो आपके किसी काम के नहीं। फरवरी वाले नवरात्र आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो आप वैसे ही साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी आपको अच्छी तरह से आती है, तो आप फरवरी वाले नवरात्र के बारे में अच्छी तरह से आप समझते होंगे, आई होप, ठीक है। तो वो अभी आपके लिए नहीं है, तो आप उसको आप स्किप ही करके चलिए। अभी तो जो एनसीईआरटी करे ना कि आइए निगाह डालिए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर निगाह डालिए, तो उसी पर निगाह डालते आप रहिए। तो आप जब अगर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ तब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हो, फिर वो आपकी पर्सनल मैटर है। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ तो आइए, फिर मेरा थोड़ा सा ओपिनियन ओपिनियन था, पर्सनल ओपिनियन था, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। संक्रमित मादा मच्छर, मादा एनाफिलीज मानव को काटते हैं तो प्लाज्मोडियम जीवाणु स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। तो स्पोरोजोइट संक्रामक रूप से प्रारंभ में परजीवी या कृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। बताया था मैंने, किस पर आक्रमण करेगा, किस पर अटैक करेगा? आरबीसी पर क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं।
आरबीसी पर अटैक करते हैं, जिससे कि आरबीसी फट जाती है। आरबीसी के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन निकलता है। बताया था ना, हीमोजोइन जैसे रिलीज होगा आरबीसी फटने से तो क्या होगा, तो ठंड लगती है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके आगे का परिवर्तन होता है। आगे का परिवर्तन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु जी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पोरोजोइड। क्या देखो, बीच के जो स्टेप है ना वो यहाँ पर स्किप कर दी कि सेक्सुअल निषेचन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वहां पर वो स्पोरोजोइड बने, तो वो स्किप कर दी। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख दिया कि भाई स्पोरोजोइड बनेंगे और उसके जो लार ग्रंथि वहां पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और जीवाणु जो बन जाते हैं उसकी लार ग्रंथि में जमा हो जाती है। या मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु मतलब स्पोरोजोइड उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ होती है, जो वापस जो साइकिल है वो वापस साइकिल ऐसे चली जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर को दो परपोषे की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज रोगवाहक अर्थात रोगों का संचरण करने वाले भी है। ये तो मैंने पढ़ लिया। अब जो आपके दिमाग में डाउट आते हैं, वो तो दिमाग में डाउट आते हैं ना, वो मेरे को पता है कि आप किस किस लेवल तक के डाउट पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊं। कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर क्या जिस मच्छर ने पहले काटा, अब जरूरी है क्या कि वापस जब वापस भी काटने वही आएगा? अरे ऐसा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जिस मच्छर ने काटा था पहले वापस भी काटने वही आएगा। अरे पता नहीं कहाँ मर मरा गया होगा वो, तो इतनी तो इनकी लाइफ साइकिल होती है, 10-15 दिन जीवित रहते हैं। तो संक्रमित मच्छर ने पहले किसी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को काटा, उसको क्या हुआ, मलेरिया होगा, मलेरिया हुआ। अब जिसने काट लिया, जिसने मलेरिया कर दिया, पता नहीं वो तो कहाँ मर मरा गया होगा। अब कोई दूसरा मादानावलीज मच्छर, कोई दूसरी, दूसरा नहीं दूसरी, कोई दूसरी मादानावलीज मच्छर आएगी जो भी स्वस्थ है, जो भी कैसी है, स्वस्थ है, तो वो जैसे संक्रमित लड़के को, संक्रमित मानव को क्या करेगी, काटेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। काटने वाली भी क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। काटने वाली भी क्या हो रही है, संक्रमित हो रही है। अरे क्या काटने वाली, बाइट काटने वाली, बाइट काटने वाली। ठीक है। तो ह्यूमन को क्या करेगी, मादाना फिर मच्छर काटेगी तो वो भी क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे दूसरे, एक पहले वाली काटी, इसने क्या किया, रोगी किया, और दूसरे स्वस्थ आई, वो काटेगी, वो खुद क्या हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। कौन, मादाना फिर मच्छर। ठीक है जी साहब। ये क्या देख लिया हमने, मलेरिया देख लिया। अब प्रोटोजोआ से होने वाला दूसरा रोग है अमीबियासिस या अमीबिक अतिसार। ये दूसरा रोग, ये प्रोटोजोआ से होने वाला दूसरा रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला दूसरा रोग है। मानव की वृद्ध आंत में पाया जाने वाला, देखिए वृद्ध आंत मतलब बड़ी आंत, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से अमीबाइसिस या अमीबी अतिसार मतलब इंग्लिश में बोले तो अमीबिक डिसेंट्री होती है। जिसे क्या क्या हो सकता है, कब्ज हो सकती है, उदरीय पीड़ा मतलब पेट में दर्द, ऐंठन मतलब मरोड़े आना, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। और इसकी जो कैरियर है, वो कैरियर जो वो कौन होती है, घरेलू मक्खी इसकी क्या होती है, कैरियर। देखिए घरेलू मक्खी इस रोग की शारीरिक वाहक और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। ठीक है। मल मल से क्या, मल पर क्या बैठेगी, मक्खी बैठेगी, तो वो जब ये मक्खी आपके फूड पर बैठेगी तो फूड के साथ ही आपके शरीर में अंदर चला जाता है। तो मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेय जल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत है। किसके, अमीबियासिस के मतलब अमीबिक डिसेंट्री के। फैलाने वाली कौन है, घरेलू मक्खियाँ। होता किसकी वजह से है, होता किसकी वजह से, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका किसकी वजह से हो रहा है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हो रहा है। फैला कौन रहा है, घरेलू मक्खी इसको फैला रही। ठीक है जी साहब।
ये हमने प्रोटोजोआ से होने वाली देख ली। अब किसको देखते हैं, अब किसकी बारी है, अब बारी है कीड़े। पता था ना मैंने कीड़े कौन कौन है, प्लेटिहेलमिन्थेस और एस्केहेलमिन्थेस के जो मेंबर है उनको क्या बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं। तो देखिए कीड़े कौन 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 से रोग करते हैं। सामान्य गोलकृमि मतलब एस्केहेलमिन्थेस, एस्केरिस और फाइलेरियाई कर्मी। फाइलेरियाई कर्मी, वुचरेरिया, कुछ ऐसे कर्मी है जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। अब ये फाइलेरिया की वजह से होता है, इसलिए इसको फाइलेरियासिस भी हम, सॉरी, अब वो फाइलेरिया वाला अलग है, फाइलेरिया कर्मी। एक तो एस्केरिस से पढ़ने वाले और एक फाइलेरिया से होने वाला पढ़ने वाले। आंत्र परजीवी, एस्केरिस में इसको पहले रद्द कर देता हूँ। पहला देखने वाले हम एस्केरिस। एक तो डिजीज कौन से किससे पढ़नी है हमको, एस्केरिस से, और दूसरी किससे पढ़नी है, फाइलेरिया मतलब बुचरेरिया से पढ़नी है। तो पहले पढ़ते हैं एस्केरिस से होने वाली जो डिजीज है। आंत्र परजीवी एस्केरिस से कौन सी डिजीज होती है, एस्केरियसिस। कौन सी डिजीज होगी, एस्केरियसिस नामक रोग होता है। इसमें क्या क्या होगा, आंतरिक रक्तस्राव मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, पेशीय पीड़ा, बुखार, अरक्तता मतलब खून की कमी, आंत्र का अवरोध। ये इसका नंबर इतना बढ़ जाता है जिससे कि क्या जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। इस रोग के क्या है, लक्षण है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जी, फलों आदि के सेवन से हो सकता है। तो ये तो एस्केरिस से होने वाली डिजीज जिसका नाम था एस्केरियसिस पढ़ ली। अब दूसरा नाम जो है फाइलेरियसिस या जो वुचरेरियसिस है, उससे होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो वुचेरिया, सॉरी वुचरेरिया, इसकी दो स्पीसीज है, एक तो वुचरेरिया ब्रैंकोफाई और एक वुचरेरिया मेलाई। ऐसे फाइलेरियाई कर्मी है जिनके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका वाहिनी मतलब लिम्फेटिक वेसल में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक सूज। देखिए आपने नाम सुना होगा हाथी पांव रोग, जिसमें जो पांव है, पैर है, वो एकदम ऐसे फूल करके मोटा हो जाता है, मतलब हाथी के पैर की तरह हो जाता है। हाथी की पैर की तरह मतलब कि वो साइज बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हाथी पांव रोग बोलते हैं, क्योंकि हाथी का पांव बड़ा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स है उसमें लिम्फ का अमाउंट कंटेंट बढ़ने की वजह से जो क्या है, सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। जनरली कौन इफेक्ट होता है इससे, एक तो हमारे जो लिम्स है मतलब हाथ पैर है वो इफेक्ट होते हैं, और हमारे जो टेस्टिस है, मेल में जो टेस्टिस है वो क्या होते हैं, इफेक्ट इससे होते हैं। ये जो डायग्राम देखिए, ये डायग्राम जो दे रखा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम, ये देखिए इसमें इसका पाँव देखिए फूल करके क्या हो गया, एकदम हाथी की तरह हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हाथी पाँव रोग हो गए। और इसकी जो टेस्टिस है वो भी क्या फूल करके बड़े हो गए। ये कर्मी इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। ये रोग हाथी पांव या एलिफेंसियासिस अथवा फाइलेरियासिस कहलाता है, क्योंकि फाइलेरिया से फैल रहा है। हाथी पांव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाथी की तरह इसके पांव हो गए, मतलब जो इफेक्टेड पर्सन है उसके। जनिक अंग भी बताया मैंने, टेस्टिस तो वो भी जनिक अंग ही तो है। अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित होते हैं, उसकी इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि इसका रोग वाहक कौन होता है, जो हाथी पांव रोग है ना, तो एलिफेंसियासिस है, उसका रोग वाहक कौन होता है, मादा मच्छर। वाह मतलब रोग वाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है। अब यहाँ पर मादा मच्छर नाम आया है, यहाँ पर भी लड़की है, कौन सी, मच्छरा नहीं, यहाँ पर ये मच्छरी है। एक तो होता है मच्छर में भी एक तो मच्छरा होता है और एक मच्छरी होती है, तो यहाँ पर कौन है, इसके बाद मच्छरी होती है। अरे मछली नहीं, वो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप उसको लिख लो कि नोट्स में आप लिख लो कि मछली काटेगी। तो यहाँ पर कौन सी मादा मच्छर है, वहां पर एनाफ्लीज मच्छर थी, वहां पर कहाँ पर, वहां पर कहाँ पर मलेरिया में कौन सी मादा मच्छर थी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। यहाँ पर मेनली कौन हो गई, यहाँ पर मेनली कौन होगी, क्यूलेक्स। यहाँ पर मेनली कौन होगी, क्यूलेक्स, CULEX, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर मेनली। मेनली कौन होगी, मादा फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। जबकि स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं। ठीक है जी साहब।
हो गए। ये कौन सी डिजीज पढ़ ली हमने, ये कौन सी डिजीज पढ़ी हमने, ये पढ़ी हमने प्रोटोजोआ से होने वाली, सॉरी कीड़ों से होने वाली डिजीज। ठीक है, एलिफेंट केसिस और एक एस्केरियोसिस। अब आगे पढ़ते हैं हम जो कवक से फंगस से होने वाली डिजीज। आपने नाम सुना होगा जनरली, जो दाद हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये दाद हो रहे हैं उसको, ये किससे होते हैं, फंगस से होते हैं। फंगस कौन कौन सी, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश जेनरा के अंदर अनेक कवक दाद, जिसको बोलते हैं रिंग वर्म, रिंग होता है ना, गोल गोल हो जाता है, के लिए उत्तरदायी है। तो आपको पता है कि ये जो दाद है, ये जनरली कहाँ पर होते हैं, फंगस जो कहाँ पर डेवलप होती है, फंगस जनरली जो नमी वाले जो क्षेत्र है वहां पर होती है ना। इसलिए हमारे ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन देखिए आप जहाँ पर नमी होती है, जनरली जो फिंगर्स होती है ना हमारी, नहाने के बाद यहाँ पर फिंगर्स में पानी रहता है थोड़ा सा, तो फिंगर में क्या हो सकता है, दाद हो सकता है। कान के पीछे भी थोड़ी सी नमी हो सकती है, क्योंकि वहां पर जनरली पानी, नहाने के बाद में पानी रह जाता है ना, तो वहां पर दाद हो सकता है। यहाँ आपकी जो पैर की अंगुली है, वहां पर नमी हो सकती है, तो वहां पर भी दाद होने के चांस, वैसे तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जनरली कहाँ पर होगा, जहाँ पर नमी होगी, जहाँ पर क्या होगी, नमी होगी। ठीक है, जेनाइटल एरिया के आसपास हो सकते हैं। तो ये लिख रखा है कि यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य, शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और स्केल्पल पर सूखी सल्की स्केली लीजन इस रोग के प्रमुख लक्षण है। इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है, दाद जहाँ पर होगा ना, तो उस पार्ट पर क्या होती है, इचिंग होती है, खुजली होती है। ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के फोल्ड जैसे कि ग्रोइंग तथा अंगुली, पाद अंगुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो सकता है। तो अगर किसी को दाद हो रखा है तो आप उसके जो टॉवल्स है, जो कंघे हैं, तो उनको आप यूज ना करें। ठीक है, अब ये देखिए एनसीईआरटी में ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पर थोड़ी ज्ञान की बातें लिख रखी है कि हमको इससे कैसे बचना चाहिए, कि कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना चाहिए, फलों को साफ तरीके से धो करके खाना चाहिए, ये खाना हमें कंटामिनेटेड नहीं खाना चाहिए, किसी भी फल को वो पानी स्वच्छ पीना चाहिए। तो वो ज्ञान की बातें हैं, तो आप उनको एक बार देख लें। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज लिख रखी है, जो आसपास, हमारे घरों के आसपास जो पानी जमा होता है ना, तो पानी जमा होता है तो उसमें जो लार्वा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ कर के आए, जो कि मच्छर पढ़ कर के आए, तो मच्छरों के क्या होंगे, लार्वा होंगे ना। तो ये मच्छर तो फैलाते हैं, हमको रोग फैलाते हैं। तो या जो और कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी रोग का वाहक होता है, तो उनके लार्वा उस पानी में पनपते हैं। तो उस पानी में क्या डाल दिया जाता है, बचने के लिए, वहां पर लार्वा पनपे नहीं, इसलिए वहां पर गेम्बूसिया एक मछली होती है, गेम्बूसिया, गेम्बूसिया मछली, गम्बूजिया लिख रखा है हिंदी वाले एनसीईआरटी में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, गेम्बूसिया मछली होती है। ये गेम्बूसिया मछली क्या करती है कि लार्वा को खाने का काम करती है। अब जब ये लार्वा को खाएगी, तब वहां पर वो मच्छर वगैरह वो पनपेंगे नहीं, जिससे हमें कोई रोग नहीं होगा। तो ये इस मछली का नाम आप याद रखना। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर के डिंब को खाने वाली गेम्बूसिया जैसी मछलियां डालने से जल निकास क्षेत्रों और अनुपो आदि में कीटनाशकों की छिड़काव किया जा सकता है। तो ये ज्ञान की बातें हैं, तो ये ज्ञान की बात आप पढ़ लेना। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये गेम्बूसिया मछली का बन सकता है, तो वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। ठीक है, ये वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो डिजीज वाला जो पोर्शन है, इस चैप्टर में जो जो डिजीज वाला पोर्शन है, वो यहाँ तक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आज मैंने इस लेक्चर में, एक लेक्चर में डिजीज वाला सभी का सभी पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें क्या बच रहा है, एड्स बच रही है, कैंसर बच रही है। तो एक लेक्चर कैंसर का, एक लेक्चर एड्स का, तो दो लेक्चर कैंसर के होंगे, मतलब एक लेक्चर कैंसर का होगा, एक लेक्चर एड्स का होगा। उसके बाद में एक लेक्चर किसका होगा,
जो हमारे ड्रग और एल्कोहल के जो अब्यूज है, कुप्रयोग है, उसमें लगेगा। उसके बाद में चैप्टर क्या है, कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। और जो फरवरी के नवरात्रे, मैंने पहले आपको बताया, फरवरी में जो नवरात्रे चल रहे हैं उसमें से उनसे बच करके रहे। धन्यवाद।